नमस्कार, मैं आकांक्षा नामा आज अलाइनमेंट टॉक्स में स्वागत करती हूँ मिस्टर रमनकांत सर का, जिन्होंने 2 दशक से भी ज़्यादा मीडिया में काम किया और अब पीआर और ब्रांडिंग के क्षेत्र में अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज उन्हीं से जानते हैं उनके अब तक का वर्क एक्सपीरियंस। नमस्ते सर, आपका नमस्कार मैडम। बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम। सर, आपने मीडिया में 2 दशक से भी ज़्यादा काम किया। प्लीज़ आप अपनी जर्नी को हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हाँ, बिल्कुल मैडम। मुझे कुल 24 साल मैंने मीडिया में काम किया है 2004 से लेकर, और बहुत अच्छी जर्नी रही, शानदार रही, बहुत कुछ सीखा। मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ इस वे में कि बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके, ट्रेनी लेवल से शुरू करके, और एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर जिसको हम सब जानते हैं, वहाँ मैनेजमेंट पोस्ट तक मैंने काम किया, और अभी 1 साल पहले ही वहां से मैं अलग हुआ हूँ। तो आखिरी के 4-5 साल बहुत महत्वपूर्ण और बड़े शानदार रहे, सीखने के स्तर पे भी, और जो काम का दायरा जितना खुलता गया वो तो भी बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिला, जिसमें आमिर खान के साथ सत्यमेव जयते की वर्किंग करना हो, या मनोज मुंतशिर के साथ हमारे अपने ही भास्कर की वर्किंग रही हो। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के साथ जेएलएफ में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एंकरिंग करने का मौका मिला, लगातार 2 साल दैनिक भास्कर के कार्यक्रमों में। और उसी दौरान पढ़ने लिखने वाले लोगों से और न्यूज की दुनिया के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो मीडिया की जर्नी तो बहुत शानदार रही मैडम। मैं इसे ट्रूली भाग्यशाली मानता हूं खुद को कि मुझे ये करने का मौका मिला। तो आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे दर्शकों के पास। बिल्कुल, मैं जितना जानता हूं, जो मैं कर पाया हूं, वो मैं जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा मैडम। सर, अभी आपके बारे में मैंने कुछ जाना और बातचीत में पता लगा आप प्रो पीआर पे कुछ काम कर रहे हैं। ये क्या है सर और ये विचार कैसे आया आपको? मैडम, प्रो पीआर हमारे जिस ग्रुप में मैं अभी काम कर रहा हूं, चारों ग्रुप, उसकी एक कंपनी है जो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट पीआर और पॉलिटिकल पीआर के फील्ड में आगे बढ़ रही है। हम बहुत जल्दी इसे फॉर्मली लॉन्च करने वाले हैं। और पीआर का आइडिया क्यों आया? क्योंकि मुझे ये एक बड़ा वैक्यूम नजर आ रहा था कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ हमने पहले भी काम किया, भास्कर की वर्किंग के दौरान उनको देखा, उनके साथ में काम किया, तो एक चीज ये नजर आती थी कि पीआर के फील्ड में गाइडेंस, पीआर के फील्ड में एक प्रॉपर ए टू जेड काम करने वाली एजेंसीज यहाँ पे नहीं है। इधर वो मार्केटिंग एजेंसीज हैं और वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं। तो एक वैक्यूम है जिसे मैं चाहता हूं कि अपनी कंपनी के थ्रू, अपनी टीम के थ्रू मैं पूरा कर पाऊं। सर, अभी आपने कहा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पीआर। सर, इनमें डिफरेंस क्या है? अ, मैडम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। थैंक यू, आपने ये पूछा। देखिए, इसको मैं बहुत सिंपल करके बताता हूँ मैडम। पीआर या ब्रांडिंग जिसे हम कहते हैं, ये ना एक अच्छा और सच्चा दोस्त होता है। ठीक है? सच्चा दोस्त हमेशा मतलब ये चाहेगा कि लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचे। वो कभी झूठी तारीफें नहीं करेगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो आपको रोकेगा, आप सही कर रहे हैं तो आपको वो मोटिवेट करेगा। दैट इज ट्रू पीआर, आपका सच्चा दोस्त। एडवर्टाइजिंग हमेशा आपको अच्छा ही बताएगी। एडवर्टाइजिंग कहेगी कि इससे इससे बढ़िया आदमी, इससे बढ़िया प्रोडक्ट, इससे बढ़िया सर्विस है ही नहीं। जैसा आजकल हम एड्स में देखते हैं और बिल्कुल सब अपनी बिल्कुल तारीफ भी करने में बिल्कुल, लगे हैं। डेफिनेटली वो फैक्ट के बिना, वो किस कोई भी आधार उनके पास हो या ना हो, वो आपको हमेशा अच्छा ही बताएंगे। दिस इज एडवर्टाइजिंग। ओके। और मार्केटिंग कह रही है कि इसे खरीदो। मार्केटिंग के पास बस एक पॉइंट है कि साहब, एडवर्टीजमेंट ने अपना काम कर दिया है, इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बता दिया है, अब आप इसे खरीदिए। अच्छा, और पीआर? पीआर अच्छा दोस्त है, वो पूरी जर्नी में आपके साथ में है। वो आपकी अच्छाइयां भी बता रहा है, वो आपकी बुराइयां भी बता रहा है। पीआर को आप ऐसे समझिए कि ये आपको लोगों से जोड़ता है। ये आपके बारे में, आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उससे पीआर का कोई, आप देखिए, ब्रांडिंग के फील्ड में दो शब्द चलते हैं मैडम, जो मुझसे पहले और मेरे बाद बहुत सारे लोग इन्हीं इन्हीं ओवरऑल दो फॉर्मूलाज पे काम करेंगे।
इधर टच द हार्ट और टच द माइंड। पूरी ब्रांडिंग इन्हीं दो चीजों पे चलती है। या तो आपका प्रोडक्ट इतना शानदार है, इतना आपकी सर्विस इतनी शानदार है कि सामने वाले को समझ में आ रही है और उसका एक दिन भी आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बिना गुजारा नहीं हो सकता, या आप अगले सामने वाले का दिल छू लेते हैं, उसे इमोशनली टच कर लेते हैं। तो पूरी ब्रांडिंग की जो दुनिया है वो दो ही लाइन पे चलती है, इधर टच द हार्ट और टच द माइंड। या तो आप बहुत अच्छी चीज बना रहे हैं जो आप उसकी जरूरत पूरी कर रही है, उसको माइंड से अप्रोच कर रही है कि सब ये अटमोस्ट चीज है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे ये लेनी चाहिए। और या आप उसका दिल छू लेते हैं, उसको इमोशनली टच कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा था, या तो आप दिल छू लीजिए या दिमाग छू लीजिए, बस पूरा मामला ही इन दो चीजों पे चल रहा है। तो पीआर हमेशा ये करता है मैडम कि या वो इमोशनली आपको टच करेगा या वो आपको अपनी नीड बताएगा, लेकिन जो भी करेगा वो सच सच करेगा, सही करेगा। एडवर्टाइजिंग हमेशा कहेगी कि इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, और मार्केटिंग कहेगी कि सब बेस्ट है, इसे खरीद लीजिए। तो ये जो गैप है ना, ये हमको समझना चाहिए। पीआर कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपकी सेल के साथ से डायरेक्ट जुड़ा हो। इसीलिए आपको एडवर्टाइजर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको मार्केटिंग के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा पीआर और अच्छी ब्रांडिंग करने वाले लोगों की कमी है। तो पब्लिक रिलेशनशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक सभी कंपनीज इसे अब यूज में लेने लगी है। जी सर, क्या आप मानते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग भी पीआर का ही पार्ट है? जी हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ मैडम, मैं इस पे बहुत भरोसा करता हूँ। मुझे ये लगता है कि अ, अगर आपने एक ब्रांड बनाई है, अगर आपने उसे खड़ा किया है, आप उसमें आगे बढ़े हुए हैं, तो आपसे बेहतर उस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ। और जहाँ तक प्रो पीआर की बात है, तो हम उसमें इसी बात पे फोकस रखते हैं कि ब्रांड की कहानी उसी की जबानी। ओह! तो सर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाएँगे? ब्रांड की कहानी उसी की जुबानी? जी बिल्कुल। देखिए, एक बात हमको अच्छे से समझनी चाहिए कि इन दिनों में, मतलब पिछले कुछ सालों में, दो तीन चीजें साइमल्टेनियसली हुई हैं कि ब्रांड एम्बेसडर्स पे से हमारा थोड़ा सा भरोसा उठा है। वो तो है सर। है ना? बहुत सारे रीजंस हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि देश के तीन सो कॉल्ड सुपरस्टार एक पान मसाला प्रोडक्ट की एड में दिखाई दे रहे हैं। पियर्स ब्रॉसनन जो जेम्स बॉन्ड रह चुके हैं, जेम्स बॉन्ड सीरीज में, वो एक पान मसाला कंपनी की एड में आके कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छी योगा ट्रेनर प्लस एक बहुत अच्छी अभिनेत्री पे ये सवाल उठ चुका है कि जब आप XYZ प्रोडक्ट खाती नहीं है तो उसकी एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं। तो दूसरा, ब्रांड एम्बेसडर्स सबके एक्सेस में भी नहीं है। तो ब्रांड एम्बेसडर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो कौन होने चाहिए, इन सब चीजों पे एक वो चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना मैं समझ पाया हूं मार्केटिंग ब्रांडिंग की फील्ड को, 90% भारतीय ब्रांड्स और इमर्जिंग ब्रांड्स जो है वो बड़े ब्रांड एम्बेसडर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आकांक्षा जी, एक बात आती है कि व्हाई वी शुड हैव ब्रांड एम्बेसडर। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपको पूरे बॉलीवुड में करीना कपूर बहुत पसंद है, ठीक है? आप जो बेस्ट चीज है ये बताने के लिए कि मुझे करीना कपूर पसंद है, वो एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या कर सकती हैं? आप उन्हें कॉपी कर सकती हैं, दैट्स इट। ना आपको फिल्में मिलने वाली हैं, ना आपको फिल्में करनी है, ना आपको बॉलीवुड जाना है, बस आप एक्सप्रेस करना चाहती हैं कि यू आर ए बिग फैन ऑफ करीना कपूर, दैट्स, वो आप उनको थोड़ा बहुत कॉपी करके कर सकते हैं। आप वैसा ड्रेसअप कर लेंगी, आप वैसा स्टाइल अडॉप्ट कर लेंगी, जो भी है। ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बेचते हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीजों को बेचते हैं, और लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और फॉलो करने का उनका नजरिया, उनकी सोच ये रहती है कि यार हम विराट कोहली बन तो नहीं सकते, कम से कम उसके जैसे जूते तो पहन सकते हैं। हम XYZ ब्रांड का
जो जिसका ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, हम्म, हम अक्षय कुमार जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम XYZ ब्रांड का जैकेट तो पहन सकते हैं। हम्म, तो ब्रांड एम्बेसडर्स इतना काम करते हैं कि वो अपने जरिए उस ब्रांड को लोगों तक लेके जाते हैं, और लोग अक्षय कुमार को कॉपी करने के लिए उस ब्रांड को अडॉप्ट करते हैं। ये सब देखिए, ये करके मैं उनके सिमिलर आने की कोशिश कर रहा हूं। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड भी कम होता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने, आप चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, सोशल मीडिया ने लोगों की, एक्टर्स की, इन सब की पब्लिक लाइफ को इतना ज्यादा अवेलेबल कर दिया है कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया, भाई साहब उस एड के बाद उसने वो जैकेट नहीं पहनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पर्टिकुलर एड के बाद कोहली ने, विराट कोहली ने वो जूता नहीं पहना, बिल्कुल। तो हम क्यों पहने? तो यहाँ ये दूसरा पॉइंट है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि ब्रांड एम्बेसडर्स, कंट्रोवर्सीज, ठीक है, वो उनको पता ही नहीं है कि क्या एंडोर्स कर रहे हैं। दूसरी चीज, लोगों को असलियत पता चलने लग गई है। तीसरी चीज, इस सबके बीच में सबसे फ्रस्ट्रेट हुए हैं ब्रांडिंग करने वाले लोग, कि उनको बहुत बड़े बड़े बिल पे करना पड़ते हैं, और उस लेवल पे सेल जो है वो स्केल हो नहीं रही है, या हो रही है जो भी है, लेकिन वो एक स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम बात करते हैं कि लोगों को ब्रांड बनाना, ब्रांड की कहानी उसी की जबानी, वहां हम उस इंसान को लेके आते हैं जो उस ब्रांड के पीछे खड़ा हुआ है। तो उससे, क्योंकि उससे बेटर उसकी ब्रांड की कहानी कोई नहीं बता सकता। उसने वो एक एक स्ट्रगल देखा है, उसने कहीं ना कहीं किसी छोटे से कोने से अपनी ब्रांड को एस्टेब्लिश किया है, और 90% ब्रांड स्टोरीज में यही होता है कि वो बहुत छोटे से लेवल से आते हैं, फिर अगली जनरेशन आके उसको थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। तो हम उस इंसान को लेके आते हैं कि साहब आप बताइए आपने क्या किया, जब ये आप कर रहे थे तो सोच क्या थी, अब आप कहाँ खड़े हैं। तो दिस इज द माइंडसेट। मेरा किसी भी ब्रांड के लिए एड कैंपेन और ब्रांडिंग डिजाइन करते वक्त यही माइंडसेट होता है कि मैं जितना वेटेज उस ब्रांड को दे रहा हूं, उतना ही वेटेज उस इंसान को भी दूं जिसने वो ब्रांड बनाई है। बिल्कुल। तो ब्रांड के पीछे की जो स्टोरी, वो उनका प्रोडक्ट जहां से भी आया है, एक्चुअल उनके ओरिजिनल जो प्रणेता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, डेफिनेटली हो और जाता उनकी है। सोच भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि मतलब मैडम बहुत सारा सिनेरियो चेंज हुआ है, लोग अब रियल पीपल्स पे भरोसा करने लगे हैं। है। करेक्ट, करेक्ट। उसमें एक बड़ा स्टेक, एक बड़ा रोल सोशल मीडिया का है कि उसने उन स्टोरीज को आगे बढ़ाया है, लोगों तक पहुंचाया है। तो रियल पीपल, रियल स्टोरीज अब नया कंसेप्ट है। सर, स्टार्टअप्स और बिजनेसेस जब भी अपने पीआर की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं शुरुआत में करते हैं? मैडम जितना मैंने इस चीज को देखा है, स्टार्टअप्स थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं। हाँ। ठीक है, जो एक जेनजी की एक, मतलब वैसे ही मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा सुनने में आता है कि जेनजी का पेशेंस लेवल बहुत कम है। हाँ। वो 90 मिनट की फिल्म भी अब नहीं देख पाते हैं, उनको 3 मिनट की रील ही पसंद आती है कि 3 मिनट में वो खत्म हो जाती है। तो स्टार्टअप बेसिकली जब वो सारा कुछ कर लेते हैं, जब वो सारा काम अपने आइडिया से, अपने दिमाग से सब कुछ कर लेते हैं, तब वो प्रोडक्ट लेके मार्केट में बैठते हैं, और तब किसी मेरे जैसे को बोलते हैं कि सब आप, अब आप इसे ब्रांड कीजिए। जबकि दैट इज नॉट द वे पीआर एंड ब्रांडिंग वर्क्स। ओके, तो एक्चुअली कैसे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अच्छे बिजनेसेस हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, उन्होंने लोगों को हमेशा, अपने कस्टमर को हमेशा अपने साथ रखा है। वो प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, वो फ्री सैंपलिंग करते हैं, वो सर्वेज करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को पहले लोगों तक लेके जाते हैं। मैं बैक राइट ब्रदर से लेके और फोर्ड तक की कंपनियों की बात कर रहा हूं, मैं उन सारी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने बड़े इनोवेशंस किए हैं। उन्होंने वो सब पब्लिकली किए हैं, उन्होंने सब लोगों के सामने किए हैं, और उसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंटली लिया गया है और कंसीडर किया गया है। हाँ, फीडबैक लेना और कंसीडर फीडबैक लेना और उसे कंसीडर करना। करेक्ट, करेक्ट। तो स्टार्टअप्स में, मतलब मेजरली मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि वो अपने आइडिया को इतने आगे ले जाते हैं,
उनको लगता है कि यार हम सोच रहे हैं ऐसा बेस्ट है, उसके बाद वो उसको लॉन्च कर देते हैं, तब उसकी ब्रांडिंग करना वो चाहते हैं। तब तक जो है वहां पे कोई भी ओपिनियन नहीं आया है, तब तक वहां पे कोई भी एक एक सामने से फीडबैक नहीं आया है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मैं एक यहाँ पे एक मीडिया ग्रुप है, उसके साथ एज ए कंसल्टेंट एडिटर काम कर रहा था कुछ समय पहले तक। तो उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे। तो उनको एक क्लाइंट के उनके यूट्यूब चैनल पे एडवर्टीजमेंट का काम मिला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्रैक कैसे करें। तो उनकी मार्केटिंग का आदमी मुझसे मिला और बोला, सर कि ये कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन के से मिलती जुलती चीजें बनाती है, कि उनकी रिप्लेसमेंट, जैसे बहुत अच्छी जाली सीमेंट की, बहुत अच्छे पिलर्स, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा टर्नओवर है, सब कुछ है, और वो जो है वो बनाती है चीजें जो कंस्ट्रक्शन का एक नेक्स्ट लेवल है। लेकिन उन्हें कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मैं उनके मतलब ओनर से या किसी भी सेल्स के आदमी से मिल सकता हूँ? तो उन्होंने बताया कि हाँ साहब बात करा सकता हूँ। तो मैंने कहा मैंने उनसे जनरली पूछा कि आपने किन किन लोगों को अप्रोच किया है? उन्होंने बताया कि साहब उसके पास गए थे, उसके पास गए थे। वो डायरेक्ट कस्टमर की बात कर रहे थे। तो मैंने अपने वाले साथी से, मेरे साथी से ये कहा, मैंने कहा बॉस ये एक ऐसा काम है, कंस्ट्रक्शन की चीजें कोई भी नॉर्मल आदमी पसंद करके अगर ले भी आएगा, तो वहां पे जो मजदूर या मिस्त्री जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे वो लगानी आती भी है या नहीं आती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ना बनाने वाले ने बनाते वक्त ये सोचा कि मैं इनसे अलाइंड हूं कि नहीं हूं। क्योंकि एंड ऑफ द डे एक यूजर, मैं पूरा घर खरीदता हूं, मैं कभी भी मकान बनवाता नहीं हूं। अगर मैं बनवा रहा हूं तो मैं दूसरे से बनवा रहा हूं। तो यहाँ पे रोल बदल जाता है। आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल वाला प्रोडक्ट नहीं है कि आपने घर लाया और पैकेट खोला और खा लिया या यूज कर लिया। यहाँ पे आपको एक बीच में एक आदमी की जरूरत है जिसका बड़ा की रोल है। आप उसके बिना घर नहीं बनवा सकते। तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा सर आप कॉन्ट्रैक्टर्स को अलाइन कीजिए, वो अगर आपकी चीज की पब्लिसिटी कर देंगे, पहले उन्हें समझाइए कि साहब आप लाए क्या हो मार्केट में। आप दीवारों का अल्टरनेट लाए हो, आप जालियों का अल्टरनेट लाए हो, उनको समझाइए। उसको बात समझ में आई। उसने करीब ये मतलब 1.5-2 साल पहले की बात है, उसने 2-3 सेशन किए कंट्रैक्टर के साथ, मिस्त्रियों के साथ, उनको बताया साहब देखिए जो आप 3 दिन में काम कर रहे थे वो 1 दिन में हो जाएगा। लोगों को पसंद आई, वो बिकना शुरू हो गया। तो वो अलाइनमेंट वहां पर मिसिंग था। एग्जैक्टली आपने चीज बना ली है और अब आप, लेकिन पहले से पता होना चाहिए। फीडबैक इज द थिंग जो आपकी प्रोडक्ट को बनते बनते सुधार देता है। तो ये नए जो ब्रांड्स स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये जो कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि वो अपने फीडबैक पे ध्यान नहीं देते। नहीं, वो लॉन्च करने के बाद सब ठीक कर लेंगे इस माइंडसेट के साथ में काम करते हैं मैडम, जो कई बार चल जाता है, कई बार नहीं चलता। सर मैं खुद एचआर प्रोफेशन से हूँ और काफी टाइम से इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। तो क्या एचआरस और एम्प्लॉयर ब्रांडिंग को भी पीआर के जरिए इम्प्रूव किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है मैडम। मैं तो ये कहूंगा कि आप तो मुझे कोई भी सेगमेंट दे दीजिए, मैं उसे ब्रांड करके दिखा सकता हूँ। दैट्स माय स्किल्स। द पॉइंट इज कि एचआर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने थैंकफुली भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया है, जहां पे एचआर के रोल्स बहुत शानदार रहे हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट द एचआर रोल्स देयर। और वो ऐसी कंपनीज हैं जहां पे सारी जो गाइडलाइंस हैं, सारे जो रूल्स हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। उससे ऊपर मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जो दैनिक भास्कर में एक मैंने जो चीज देखी, जो आप कह रही हैं कि एचआर कैसे कर सकता है, मैं उस पे आ रहा हूं कि कनेक्टिविटी, इक्वेलिटी एंड ह्यूमैनिटी, ये 3 ऐसी चीजें हैं मैडम जिसे अप्लाई करने के लिए ना आपको किसी पॉलिसी की जरूरत। करेक्ट सर, बहुत अच्छा। कनेक्टिविटी, ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी। करेक्ट। ये ना अप्लाई करने के लिए मतलब क्या, देखिए मैं आपको बड़ी अच्छी परंपरा बताता हूँ दैनिक भास्कर की, जो मैं लिटरली चाहता हूं कि पूरी दुनिया में, वहां पे एक थंबनेल रूल है मैडम, अनसेड, कहीं नहीं लिखा हुआ, अगर किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी है तो भाई साहब अपनी पूरी ताकत के साथ में खड़े हो जाइए। किसी को भी
मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे वो स्टाफ का सबसे निचले पायदान का आदमी है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट का आदमी है, मेडिकल इमरजेंसी। मैडम कोरोना के दौरान मैंने देखा है कि मतलब किस तरह से वो दूसरी किसी भी घटना में, इन केस दैट इज मेडिकल इमरजेंसी, जहां पे आपकी छोटी सी हेल्प से, एक ब्लड देने से या टाइम पे पहुंच जाने से किसी की जान बच सकती है। भास्कराइट्स का एक ये बड़ा गजब का पैशन है कि आप 1 मिनट में इकट्ठे हो जाइए। और थैंकफुली मेरे जो इमीडिएट बॉस रहे हैं मिस्टर एलपी पंत, ये परंपरा उनकी शुरू की हुई है। मतलब वो इस मामले में मतलब मैडम उन्होंने एक जन्म में इतनी दुआएं कमाई हैं जितनी कोई 7 जन्म में नहीं कमा सकता। सिर्फ एक उनका वो रहता है कि मेडिकल इमरजेंसी में पीछे पलट के नहीं देखना, तुरंत पहुंच जाओ, जो कर सकते हो करो। तो ये तो बात रही एक आपकी, जो आपने कहा एचआर। दूसरा इक्वलिटी है भाई। कंपनियों में आइडियाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो ट्राई टू गिव ए प्लेटफॉर्म, ट्राई टू गिव ए लेवल टू एवरीवन कि जहां वो अपनी बात खुल के शेयर कर सके। मैडम बहुत बड़े बड़े आइडियाज बहुत छोटे छोटी जगहों से आते हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इक्वलिटी सेंस आप जो अभी बात कर रहे थे, देन आप किसी को भी इस तरीके से प्लेटफॉर्म देते हैं तो सामने वाले को एक सेंस आता है, एक फील आती है कि हाँ यार मेरी बात भी कंसीडर की जा रही है। मैं तो बस यही कहूंगा मैडम कि अगर ये 2-3 चीजें आप एज ए एचआर प्रोफेशनल अडॉप्ट कर लेती हैं तो आपकी अलग स्टोरीज बन जाएंगी जो पॉलिसीज से बियॉन्ड होंगी। कंपनी छोड़ने वाला भी आपको याद रखेगा कि नहीं साहब, एचआर जो था वहां पे उनका पर्सनल बिहेवियर, जो उनका ह्यूमन टच था वो डिफरेंट था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ह्यूमन टच ज्यादा जरूरी है। और जब हम पीआर की बात करते हैं तो आई गेस कंपनी के ऑनर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैसे हमारे एम्प्लॉयज की बात सुनते हैं और वो कनेक्ट रहते हैं उनसे। और इस स्टोरी को, वो ये कनेक्शन स्टोरी को अगर पीआर के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए तो आई थिंक उनके पास जो आज प्रॉब्लम होती है, उनके पास एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं कई कंपनीज के पास, जबकि ऐसी मैं देखती हूँ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनके ऑनर्स हैं जो एक्चुअली हमारे एम्प्लॉयज की, उनके एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बट एम्प्लॉयज को नहीं पता है कि अच्छा हम, और क्योंकि ये भाग रहे होते हैं एमएनसीज की तरफ, सभी एम्प्लॉयज आते हैं कि नहीं हम बड़ी से बड़ी कंपनी में जाएं। छोटी कंपनीज में भी उन्हें बहुत फैसिलिटीज और रेस्पेक्ट, और जो हम बात करते हैं कि सुनी जाए उनकी बात, ही प्लेटफॉर्म मिलते हैं। और देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस पे काम भी करती है। बिल्कुल सर। तो सर अगर किसी कंपनी को शुरू से ही अपनी पब्लिक इमेज बनानी है तो उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैडम बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे ये समझ में आता है कि अपनी ब्रांड इमेज से कंपनी को, चाहे वो इनिशियल है, चाहे उसका इनिशियल से भी पहले का फेज चल रहा है, सोचते वक्त या काम करते वक्त कभी भी अपनी ब्रांड इमेज से समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक अखबार है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका नाम एक स्टेट के ऊपर है। अच्छा, हाँ। तो वो आज तक अपने नाम के साथ स्ट्रगल कर रहा है। 80 साल पुराना अखबार है, लेकिन उसका नाम एक स्टेट के ऊपर है। अभी तक वो झगड़े चल रहे हैं कि यार इस नाम के क्यों, उसका रीजन क्या है कि जब उस ब्रांड के बनने की कहानी का प्रोसेस चल रहा होगा तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम कभी इतने बड़े हो सकते हैं। देखिए, इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि जेडीए की एक कॉलोनी है, वहां तक सिर्फ 20 फीट की रोड जा रही है। 20 साल पहले बनाने वालों ने ये सोचा होगा कि यार यहाँ कौन आएगा, यहाँ क्या ही पब्लिक आएगी। पब्लिक आई, अब वो रोड छोटी पड़ रही है। बिल्कुल। आप हो सकता है जेडीए उस जगह को एक्वायर करके आसपास की वहां पे रोड बना ले, लेकिन ब्रांड के केस में मैडम आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर अपनी सोच को छोटा रखा, ब्रांड इमेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि यार आज कर लेते हैं कल ठीक कर लेंगे, वो ठीक नहीं होता है, कभी नहीं होता है। वो एक बार जो छवि लोगों के मन में बस गई, जी, उसको सुधारना बहुत मुश्किल। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, 2 दिन पहले मेरी एक बड़े अस्पताल के मालिक से मीटिंग हुई है, तो वहां पे बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ, फिर परसेप्शन पे बात आई। तो एक बड़ी अच्छी कहानी उन्होंने मुझे बताई, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। परसेप्शन कैसे होता है
कि आप अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठ के यहाँ से दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। आपने टैक्सी बुक कराई है, आपने किसी नॉन से बुक कराई है, ठीक है। एंड गाड़ी में बैठने से पहले उस नॉन का आपके पास फोन आता है। वो कहता है, अच्छा मैडम, ये रामलाल ड्राइवर आया है क्या? तो आप पूछती हैं कि भाई आपका नाम रामलाल है? वो बोलता है हाँ जी। हाँ मैडम, थोड़ा ध्यान से जाना, ये कच्चा है, अभी नया नया है। इतना बोल के वो फोन काट देते हैं। अब सोचिए मैडम, आपकी क्या मनोस्थिति होगी। आपको यहाँ से ऑल द वे 5 घंटे ड्राइव करा के दिल्ली जाना है, और आपको अभी अभी पता चला है कि जिस गाड़ी में बैठने जा रहे हैं उसका ड्राइवर कच्चा है। बिल्कुल। बिल्कुल। पर अब 1 मिनट बाद उन्हीं का फोन वापस आता है, नहीं नहीं मैडम, वो रामलाल नहीं था, वो तो श्यामलाल था। ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट आदमी है, आप टेंशन मत लीजिए, आप चले जाइए। आपको हो सकता है थोड़ी देर भरोसा आ जाए, लेकिन कहीं सबकॉन्शियस में कि यार कहीं ये रामलाल ही तो नहीं है। ये होता है मैडम परसेप्शन। करेक्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ परसेप्शन। एक बार बन गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे तोड़ना। बहुत बारीक लाइन है। बिल्कुल मैडम, कुछ भी नहीं है फैक्ट। और देखिए, परसेप्शन की सबसे खास बात क्या है, कोई फैक्ट नहीं है उसमें, सब सुनी सुनाई कहानियां हैं। आप उस मालिक को फोन करके वापस पूछेंगी कि सर आपको कैसे पता ये कच्चा ड्राइवर है? अरे मुझे कोई बता रहा था। आप उसको भी फोन करके पूछेंगी तो वो भी यही कहेगा, मुझे कोई बता रहा था। फैक्ट किसी के पास नहीं है, बस परसेप्शन चला आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो मैडम, ब्रांड्स के केस में जब परसेप्शन बन जाते हैं तो देर इज नो वे बैक। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो ब्रांड बनने के प्रोसेस में है, भले ही वो ब्रांड पीआर पे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना करें, वो भले ही उसको होल्ड कर ले, आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च पे लगे हुए हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगे हुए हैं, उसकी सेल्स पे लगे हुए हैं, गो अहेड। ब्रांड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, उसकी इमेज के साथ तो बिल्कुल मत कीजिए। अब पता चले किसी ऐसे आदमी को आपने ब्रांड एम्बेसडर ले लिया जिसके ऊपर 10 दिन बाद रेप का केस फाइल हो गया है, तो वो बैक फायर कर जाएगा। बिल्कुल 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 सर, कल मैं भी कुछ ऐसी कुछ कंपनी के फाउंडर से बात कर रही थी। हमने वहां पे भी यही कंक्लूड किया, अगर हम कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो हो सकता है वो आपको बहुत आगे तक ले जाए, या हो सकता है वो उल्टा आप ही के ऊपर गलत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, आने वाले टाइम में आप पीआर इंडस्ट्री को कैसे चेंज होता हुआ देख रहे हैं, और खासकर एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद? देखिए, चेंज तो काफी होगा मैडम। सबसे बड़ा बड़ा चेंज तो प्लेटफॉर्म्स का ही होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीवी और न्यूज़पेपर, जो अभी तक कन्वेंशनल मीडिया के बहुत बड़े सोर्स रहे हैं, उनका वॉचिंग और रीडिंग टाइम बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा। टीवी जो है ना, मुझे कुछ डेटा भी है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। टीवी जो है अब वो बस एक शो पीस बन के रह गया है। रिचार्ज रेट जो कंपनियों के हैं, जो जिस शिद्दत से रिचार्ज किया जाते थे, वो कम होने लगे हैं। और इन दोनों के अगेंस्ट जो ओटीटी और फोन का स्क्रीन टाइम है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जो बात आपने की, सबसे पहला चेंज तो प्लेटफॉर्म में आएगा। अब पूरा सिनेरियो इस वे में बदलने वाला है कि आप ब्रांडिंग पीआर करेंगे किस प्लेटफॉर्म के लिए। तो ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पे आ जाएगा, ये ओटीटीज पे आ जाएगा, ये इन सारी ब्रांड्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ब्रांड पीआर किया जाएगा, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की जाएगी, तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पेशेंस लेवल देखने की जो एक टाइम है, वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। हम मूवीज से एपिसोड्स और एपिसोड से रील्स पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो नई जनरेशन के लिए जो आपने कहा कि आगे क्या चैलेंज होंगे, तो हमको अपनी बात बहुत जल्दी बतानी होगी, अपना कंटेंट बहुत प्रिसाइज रखना होगा। जहां तक बात है एआई की, तो थैंक गॉड कि हम जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, आर्टिजन्स हैं, हमको एआई से कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना काम अलग तरीके से करते हैं। और बहुत क्लियर पता चल जाता है कि ये एआई जनरेटेड है, और ये किसी ने बैठ के कस्टमाइज आपके लिए लिखा है।
तो प्लेटफॉर्म बदलेंगे, आपको बात बहुत जल्दी कहनी होगी, आपको विद इन सेकेंड सामने वाले को ग्रैब करना होगा। जो आई बॉल्स हैं वो यूं चल रही हैं, इतनी तेजी के साथ चल रही हैं। अगर आप अपनी बात के शुरू के 1-2 सेकंड में अपना क्रक्स नहीं बता पा रहे हैं, तो सामने वाला आपको स्क्रॉल आउट कर देगा, आगे कर देगा। तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे। इसके बीच में कंटेंट पे बहुत अच्छा काम होगा। कंटेंट हमेशा लीड करेगा, डेटा हमेशा लीड करेगा। तो उसको कितना खूबसूरती से आप लिख पाते हैं, नरेट कर पाते हैं, बता पाते हैं, वो चीजें हमेशा काम आएंगी मैडम। एआई से बहुत ज्यादा घबराने की मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं। अब सर जो नए युवा हैं वो पीआर फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम एग्जैक्टली वही मैसेज देना चाहूंगा जो कभी मुझे दिया था और मेरे बहुत काम आया। सबसे पहला टर्म है एम्पैथी, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड जो आपको सामने वाला बता रहा है, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आप उससे ज्यादा उसकी ब्रांड को, उसकी नीड को नहीं जानते। करेक्ट। तो सुनिए और समझ लीजिए। एम्पैथी जिसको बोलते हैं ना, कि आपके जूते में पांव रख के देखना, वो जरूर कीजिएगा। दूसरा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, क्योंकि एक टाइम पे एक जैसी थॉट के बहुत सारे लोग होते हैं। बिल्कुल। जब तक आप कुछ यूनिक नहीं देंगे, बिल्कुल। तब तक कोई आपको नहीं सुनेगा या कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। और तीसरी चीज है सिंप्लिसिटी। लाइक रॉकेट साइंस को भी बताने का आपका तरीका अगर बच्चों की जबान में है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है पीयूष का, उनको उनकी सिंप्लिसिटी ने इतना बड़ा बनाया। बिल्कुल। आप देखिए मैडम, दर्जनों बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं टाटा के लिए काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं हर दूसरी बात में ये बताने की कोशिश करूंगा, अरे मैडम मैंने टाटा के लिए काम किया है, मैंने टाटा के लिए काम किया है, ये मेरा यूएसपी होगा, मेरी ब्रांड का यूएसपी होगा। ऐसा कितनी बार होता है कि टाटा एडवर्टीजमेंट करके ये बता रहे हैं कि पीयूष ने मेरे लिए काम किया है। बिल्कुल। ऐसा मैडम मीडिया के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है कि बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स ने एडवर्टीजमेंट करके ये बताया है कि साहब पीयूष ने हमारे लिए काम किया है। दिस इज द जब आदमी लार्जर देन लाइफ हो जाता है उसके काम की वजह से। ऐसा इतिहास में पहली बार, मेरा जितना मानना है, कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स उन्होंने ऐड करके ये बताया है, ट्रिब्यूट दी है कि साहब पीयूष ने हमारे लिए काम किया है। और ये बहुत 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 सिंपल उनका तरीका था। वही मैडम, वही सिंप्लिसिटी। वरना कितने एडवर्टाइजर्स आते हैं चले जाते हैं, किसी को याद भी नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक इतनी बड़ी कंपनी बता रही है कि साहब इसने मेरा काम किया, तो आप सोचिए वो उस काम से कितने खुश होंगे, उस पर्सन से कितने अलाइंड होंगे, और उनको उससे कितना, मतलब फायदा तो बहुत छोटी बात है, उनकी ब्रांड को वो कहां से कहां लेके गए। तो ये मैं चाहता हूं कि मतलब जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो पीयूष को अपना आइडियल इस वे में रखें, सिंप्लिसिटी के वे। सिंप्लिसिटी वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मैडम, आपको रॉकेट साइंस भी समझाना है ना, आपके शब्द, आपके तरीके, आपकी नरेशन वैसी होनी चाहिए कि सामने वाला बच्चों की लैंग्वेज में, तीसरी क्लास का बच्चा भी समझ जाए आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक आइडिया की सबसे बड़ी खासियत ये होती है मैडम कि उसके एग्जीक्यूट होने के बाद सब कहते हैं यार ये तो मैं भी कर लेता। करेक्ट। आइडिया की सबसे बड़ी खासियत यही होती है मैडम, सिंपल आइडिया जो होगा उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होगी कि जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा ना, तो आप भी देखते हो अरे यार इसमें क्या था, ये तो मैं भी कर लेता। दैट इज द पावर ऑफ दैट आइडिया। बिल्कुल। जिसने कर दिया वो उसमें लीड कर गया, बाकी सब ये कहेंगे यार इतना सिंपल था, कर तो कोई भी सकता था, बट एग्जीक्यूट इसने किया। बिल्कुल। बहुत बहुत ही गहरी बात थी इसके अंदर। सर अगर कोई मिड लेवल कंपनी प्रो पीआर से जुड़ना चाहे तो उन्हें आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैडम वीडियो में मेरा नंबर लगा दीजिएगा, डेफिनेटली आई विल अप्रोच इट। बट द थिंग इज बड़ा अच्छा सवाल है, जोक्स अपार्ट। हाँ। मैं बताना चाहूंगा कि हम आइडियाज पे खेलने वाले लोग हैं। मैं आपके माध्यम से अपने, आप कोई भी एग्जाम्पल सामने लाइए, आप कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं जो अभी तक बना ना हो, लेकिन ऐसी ब्रांडिंग है जो अभी तक ना की गई हो, एंड वी क्लेम कि हम वही करने वाले हैं। आप देखिए, मतलब आप नाम लीजिए,
हम उस प्रोडक्ट पे R&D शुरू कर देंगे और अपने तरीके से काम करेंगे। सेल्स इज नॉट इक्वल टू ब्रांडिंग, ये बात मैं मतलब अपने जो इनिशियली क्लाइंट्स अभी मिल रहे हैं, क्योंकि मैं वो गलती कभी नहीं करना चाहता कि मैं अपने घर तक 20 फीट की रोड बना दूं। तो मैं बिल्कुल डैम क्लियर होके ये बताना चाहता हूँ सामने वाले को कि सेल इज नॉट इक्वल टू ब्रांडिंग, क्योंकि वो आपको ग्राउंड बना के देगी जिसपे आपकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग खड़ी होने वाली है। तो सेल्स, मार्केटिंग और पीआर तीनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग है। आप काम कर रहे हैं पीआर ब्रांड एंड पीआर के लिए हम PR काम के कर रहे हैं। जब ब्रांडिंग और पीआर में भी मैं आपको जल्दी से एक फर्क बता देता हूँ कि जब आप बहुत बड़ा सेगमेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिसकी मल्टीपल कंपनीज हैं, तो इनमें ओवरऑल कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे ग्रुप की वो की जाती है, एडवर्टीजमेंट की जाती है, ग्रुप को ऊपर बताया जाता है, तो यहाँ पीआर ज्यादा होता है। और जब किसी ब्रांड के पास एक या दो एक पर्टिकुलर ब्रांड है, एक ही चीज बनाती है, तो उसमें ब्रांडिंग लीड करती है, क्योंकि वहां पे पीआर जैसा कुछ नहीं होता, वहां पे एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात, एक या दो पर्टिकुलर ब्रांड की बात हो रही होती है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक चांस दीजिए, डेफिनेटली आपको क्या थोड़ा सा अलग लगेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने नहीं की होंगी पहले, बिल्कुल, लेकिन इन्वेंशंस भी तो होते हैं। बिल्कुल सर। तो आपने सुना मिस्टर रमनकांत शर्मा जी को हमारे शो अलाइनमेंट टॉक्स पे, और पीआर के बारे में काफी कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की। सर, आपको प्रो पीआर की सक्सेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।